Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss questions of appointment and qualification of directors. Okay, so start करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 से, जिसमें दे रखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टॉयज प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 10. ओके, यानी इनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है कि ये 10 डायरेक्टर्स से ज़्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते. ओके, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 हो सकते हैं इनकी कंपनी में, ऐसा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के, राइट. Presently, the company has 8 directors. Its board of directors desires to increase number of directors 8 to 16. Advise whether under the provisions of Companies Act 2013 बोर्ड ऐसा कर सकता है या नहीं. तो सिचुएशन क्या है? हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है कितना? लिमिट 10. इन कंपनीज एक्ट 2013 लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 15, राइट. 15 से ज़्यादा अगर हमें करना है तो वी हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, देन वी कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी. पहला, हमें करना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा. दूसरा, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं. ओके, तो देखते हैं आंसर में कैसे लिखेंगे हम. सेक्शन कौन सा है इसका? 149(1), जिसमें दे रखा है एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें इंडिविजुअल्स को हम डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे. ओके, इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, जैसा कि बेसिक्स वाली वीडियो में हमने सीखा था कि डायरेक्टर हमेशा इंडिविजुअल होगा. कोई भी फर्म, कंपनी ये डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकते. ओके, तो इंडिविजुअल्स को ही अपॉइंट करना है. और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1. बट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सबके लिए बराबर है 15, राइट. सो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 स्टेट करता है डेट अ कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स बट आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. जैसा कि मैंने बताया कि हमें अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, देन वी हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन. From the provisions above section 149 subsection 1 as above, though the minimum number of directors may vary करते हैं, राइट. पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी तीनों में अलग अलग है. पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1. बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो सेम है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज, दैट इज़ 15 डायरेक्टर्स. सो इन द गिवन केस नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है हमें 8 से 16 करना है. देन कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फॉलोइंग प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. कौन कौन से? पहला मैंने क्या बताया था? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा. वो कहाँ पे होता है? सेक्शन 14 में. और वो कैसे होगा? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन सो एज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द आर्टिकल्स फ्रॉम 10 to 16. ओके, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले 10 दे रखा था, अब उसको 16 करना है, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ेगा. ओके, सेकंड, हमें क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिमिट दे रखी है उसको भी एक्सीड कर रहे हैं. लिमिट क्या दे रखी है? 15, तो उससे भी एक्सीड कर रहे हैं. देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अपने डायरेक्टर्स को 8 से 16 ले जा सकते हैं. ओके, सो ये दो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी. उसके बाद हम 16 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. यानी 8 तो पहले ही थे, बाकी 8 को और अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, जिसमें दे रखा है एडीजे लिमिटेड हैज़ 10 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, जिसमें से 2 डायरेक्टर जो है वो रिटायर हो रहे हैं बाय रोटेशन एट एजीएम, राइट. और जो रिटायरिंग डायरेक्टर की जो प्लेस है उसकी जगह नहीं कोई डायरेक्टर हम लगा रहे हैं, मतलब अपॉइंट कर रहे हैं, नहीं हम एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर रहे हैं कि हमें कोई भी वैकेंसी फिल नहीं करनी है. ओके, यानी दोनों चीज़ें हैं. नहीं हम वो वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, नहीं हम ये एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर रहे हैं कि हमें वो वैकेंसी फिल नहीं करनी है, राइट. दोनों चीज़ें. तो फिर क्या है ना, सिंस द एजीएम कुड नॉट कंप्लीट इट्स बिजनेस, तो वो एडजर्न हो जाती है टिल द सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस, राइट. तो एडजर्न मीटिंग में भी सेम केस होता है. नहीं हमने वैकेंसी फिल की, नहीं एक्सप्रेसली रिजॉल्व किया कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी. तो अब हमें रेफरिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड करना है वेदर इन सच अ सिचुएशन जो रिटायरिंग डायरेक्टर है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न मीटिंग, राइट. तो एज पर प्रोविजंस ये होगा, बट हम
डिटेल में प्रोविजंस के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट इसका आंसर जो है वो यस होगा। सेकेंड इज व्हाट विल बी योर आंसर इन केस एट द एडजर्न मीटिंग रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दीज डायरेक्टर्स वर लॉस्ट। तो हम नहीं कर पाएंगे उसको रीअपॉइंट, राइट, वो यानी वो डीम टू बी रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। थर्ड, वेदर सच डायरेक्टर कैन कंटिन्यू इन केस डायरेक्टर्स डू नॉट कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर डायरेक्टर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग नहीं बुलाई तो वो डायरेक्टर जो रिटायर होना पड़ेगा उसको, बिकॉज कब, जब भी लास्ट डेट है टू कॉल फॉर एजीएम, राइट, यानी एजीएम की जो लास्ट डेट होगी, जब एजीएम होनी चाहिए थी तब उसको क्या होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। ओके, यानी वो डायरेक्टर जो है वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि एजीएम हुई नहीं इसलिए हम रिटायर नहीं हुए। तो ये तीनों है, तीनों का डिटेल में आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रोविजंस के साथ स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हमें रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 का पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। पॉइंट ए में दे रखा है कि इफ़ एट द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच डायरेक्टर रिटायर्स एंड वैकेंसी जो है वो फिलअप नहीं होती है एंड नहीं एक्सप्रेसली रिजॉल्व करते हैं कि वो जो वैकेंसी है उसको फिलअप नहीं करना है, मीटिंग एडजर्न हो जाती है सेम डे इन द नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। एंड एडजर्न मीटिंग में मतलब मीटिंग क्या हो जाती है, एडजर्न, बट अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसके नेक्स्ट सक्सीडिंग डे माना जाएगा जब हॉलीडे ना हो। ओके, एट द सेम टाइम सेम प्लेस। एंड पॉइंट बी में फर्दर प्रोवाइड्स दैट अगर एडजर्न मीटिंग में भी जो वैकेंसी है वो फिलअप नहीं होती है एंड ऑल्सो हम एक्सप्रेसली रिजॉल्व भी नहीं करते कि वो वैकेंसी को फिलअप नहीं करना है, तो जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो ही क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, राइट। तो ये ऐसा दे रखा है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट में। अनलेस यानी कुछ ऐसी कंडीशन, मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस होगी जब उसको डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन सी सिचुएशन है, पहली, एट द एडजर्न मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग, यानी एडजर्न मीटिंग में या फिर प्रीवियस मीटिंग में जो रिजोल्यूशन है वो पास हुआ है फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर एंड वो लॉस्ट हो गया, यानी वो डायरेक्टर का जो रिजोल्यूशन था वो लॉस्ट हो गया, यानी शेयर होल्डर्स ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया। या फिर उसने ये नोटिस दिया है, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसने नोटिस दिया है राइटिंग एड्रेस टू द कंपनी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सप्रेसिंग कि हिज डिज़ायर नॉट टू बी रीअपॉइंटेड। ओके, यानी डायरेक्टर खुद कह रहा है कि मुझे रीअपॉइंट नहीं होना है, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड। तीन कंडीशन है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है देन हम उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को डीम टू बी रीअपॉइंटेड नहीं मान सकते, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस में, जिसमें दे रखा था कि फर्स्ट क्वेश्चन था वेदर इन सच अ सिचुएशन द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन रीअपॉइंटेड एट द एडजर्न मीटिंग। तो इन द फर्स्ट केस अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड होगा बिकॉज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 152 सब सेक्शन 7 पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों ही हमने रेफरेंस दे दिया ऊपर, तो वही हमें लिखना है अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस। सेकंड क्या पूछा था, व्हाट विल बी योर आंसर इन केस एडजर्न मीटिंग द रिजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दीज डायरेक्टर्स वर लॉस्ट। ये भी हमने ऊपर कवर कर लिया प्रोविज़न में। इन द सेकंड केस वेयर द रिजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर वर लॉस्ट, द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड, राइट। And in the third case, whether such director can continue in case the directors do not call the AGM। अगर डायरेक्टर ने जो AGM कॉल ही नहीं की तो फिर क्या, जो डायरेक्टर चलते आ रहे थे जो रिटायरमेंट रोटेशन के लिए लायबल थे, तो उन्होंने क्या किया, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते वो कि AGM नहीं हुई। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन 152 सब सेक्शन 6.c। उसमें क्या दे रखा है कि 1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर, यानी रोटेशनल डायरेक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 वो होते हैं डायरेक्टर लायबल फॉर रोटेशन, बट एक्चुअल में रिटायर कौन होंगे उस पर्टिकुलर नंबर का 1/3। ओके, यानी 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर shall retire at every AGM. Accordingly, the director will retire as soon as AGM is held on its due date. Okay, जब भी AGM की ड्यू डेट है तो वहाँ पे उनको रिटायर होना पड़ेगा। Further, Section 96, every company other than OPC is required to hold an AGM, right, in each year.
यानी सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग AGM हर साल करनी पड़ेगी. Hence it is necessary for the company to hold the AGM where the directors liable to retire by rotation shall retire. In case AGM अगर हुई नहीं till the last date which it should have been held, यानी जब भी होनी चाहिए थी तब हुई नहीं, then जो टर्म ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर है एंड हो जाएगा कब? लास्ट डेट पे, यानी जब भी जो लास्ट डेट है AGM होल्ड करने की तब. एंड इट कैनॉट बी एक्सटेंडेड टिल द न्यू डेट व्हेन द AGM शैल बी हेल्ड, बिकॉज डायरेक्टर्स ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम AGM हेल्ड ही नहीं हुई इसलिए हम रिटायर नहीं हुए. ओके, तो इसीलिए ये प्रोविज़न है कि जब भी लास्ट डेट है AGM हेल्ड करने की तब आपको रिटायर होना पड़ेगा. सो AGM शैल be held as the calling of the AGM is the duty and responsibility of directors की ड्यूटी है, बिकॉज जो AGM हम वो डायरेक्टर्स ही बुलाएंगे, तो वो ये एक्सक्यूज़ थोड़ी दे सकते हैं कि हम रिटायर नहीं हुए क्योंकि AGM हेल्ड ही नहीं हुई, राइट. They by omitting to call the AGM on its due date cannot take advantage of their own fault and by that means cannot extend their continuance in the office for any period of their choice as long as the holding of the next AGM does not take place, right. तो होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ये है 3 क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन 2 में. ओके, यानी 3 पार्ट. So next question is Prince Limited desires to appoint an additional director on its board of directors. ओके, एडिशनल डायरेक्टर कब अपॉइंट करती है कंपनी? जब भी कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कोई ऐसी फील्ड में कंपनी एंट्री ले रही है जहाँ पे उसको वो एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो उस केस में उस पर्टिकुलर फील्ड का डायरेक्टर अपॉइंट करती है, राइट. और भी कोई केस हो सकता है बट जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ही होता है. ओके, तो Prince Limited desires to appoint an additional director on its board of directors. The articles of the company confer upon the board of directors to exercise the power to appoint such a director. ओके, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी पावर दे रखी है और डेफिनेटली दे ही रखी होगी, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए हमें पावर चाहिए, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर होनी चाहिए टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं दे रखा है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स cannot appoint additional director, right. So as such M is appointed as an additional director in light of the provisions of Companies Act 2013. examine करना है हमें whether M can continue as a director if AGM of the company is not held within the stipulated time and it's adjourned to the later date. यानी M को हमने क्या किया? अपॉइंट किया एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया, बट उसके बाद उसका टर्म कब तक रहता है? जब तक नेक्स्ट AGM हेल्ड नहीं होती. ओके, तो नेक्स्ट AGM हुई नहीं, जो स्टिपुलेटेड टाइम था उसके अंदर हेल्ड नहीं हुई एंड वो एडजर्न हो गई टू द लेटर डेट. तो इस केस में क्या करना है वो हमें बताना है इनको. ओके, सेकेंड इज कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर टू बी एक्सरसाइज्ड एट AGM बाय मेंबर्स. थर्ड, as the company secretary of the company, what checks would you make after M is appointed as an additional director. यानी एडिशनल डायरेक्टर जो M है वो अपॉइंट हुआ, उस पर आप क्या चेक्स देखेंगे, मतलब क्या क्या चेक करेंगे एज अ कंपनी सेक्रेटरी. ओके, तो ये 3 क्वेश्चन से तीनों के हमें आंसर देना है. सबसे पहले हमें क्या करना है, सीधा एडिशनल डायरेक्टर का जो सेक्शन है उसका रेफरेंस दे देना है. और एडिशनल डायरेक्टर का सेक्शन है सेक्शन 161 सब सेक्शन 1. ओके, सेक्शन 161 में बहुत सारे थे, क्या थे? एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी. तो सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 किसका था? एडिशनल डायरेक्टर का. तो सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन. किसी भी पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, बट ये कहाँ दे रखा होना चाहिए? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट द जनरल मीटिंग. ओके, तो ऐसा क्यों दे रखा है? बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि AGM में अगर शेयर होल्डर्स ने कभी किसी डायरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे तरीके से ला रहे हैं एज अ एडिशनल डायरेक्टर, बिकॉज क्योंकि उनके पास पावर है. पावर कहाँ से आई? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है. ओके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. तो जैसे ही शेयर होल्डर्स ने एक डायरेक्टर को रिजेक्ट किया, ओके, तो
तो उस केस में क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उस डायरेक्टर को एज अ एडिशनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर लें। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ये दे रखा है कि अदर देन अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर एट द जनरल मीटिंग, ओके, as an additional director at any time, and such director will hold office up to the date of next AGM। उसका ऑफिस कब तक रहेगा, up to the date of next AGM, या फिर last date on which such AGM should have been held, whichever is earlier। या तो जो लास्ट डेट है AGM हेल्ड करने की वो, या फिर एक्चुअल में जो AGM हेल्ड हुई, whichever is earlier, जो भी डेट है वहाँ तक उस पर्टिकुलर एडिशनल डायरेक्टर का टर्म रहेगा, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, वेदर M कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इफ AGM ऑफ द कंपनी इज़ नॉट हेल्ड, ओके, विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड एंड इट इज़ एडजर्न फॉर टू अ लेटर डेट, ओके। तो आप समझ ही गए होंगे, बट इसको लिखना कैसे है हमें कि M कैनॉट कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर टिल द एडजर्न एनुअल जनरल मीटिंग सिंस ही कैन होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप ओनली अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM, या फिर लास्ट डेट ऑफ विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड, यानी जो लास्ट AGM जब होनी चाहिए थी या फिर जो AGM हुई है, विच एवर इज़ अर्लियर, उसका टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वो तब तक ही ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। सच एन एडिशनल डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस लेटेस्ट ऑन द डेट ऑन विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड अंडर सेक्शन 96 में जो भी लास्ट डेट दे रखी है वो, या फिर जो एक्चुअल में AGM हुई तब तक ही वो क्या कर सकता है, अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में वो कब तक करेगा, जो लिमिट दे रखी है सेक्शन 96 में, जो भी डेट दे रखी है लास्ट AGM, मतलब AGM कब तक हेल्ड कर सकते हैं हम, तो उस पर्टिकुलर डेट पे उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ही कैन नॉट कंटिन्यू इन द ऑफिस ऑन द ग्राउंड दैट द मीटिंग वॉज नॉट हेल्ड और इट कुड नॉट बी कॉल्ड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब, ओके। यानी वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि वो AGM जो है वो हुई नहीं या फिर वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं हुई, यानी एक्सटेंडेड टाइम में होगी। सेकेंड हमसे पूछा था, कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर टू बी एक्सरसाइज्ड एट द AGM बाय द मेंबर्स। सो द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर किसके पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। The only condition is that board must be conferred such power by the articles of the company, यानी articles of association में दे रखा होना चाहिए कि बोर्ड के पास पावर है टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, तभी वो अपॉइंट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये जो पावर है किसके पास रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, नहीं न कि मेंबर्स के पास, ओके। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी कंपनी में जैसे अचानक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो हर बार हम AGM तक का वेट नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी जाती है कि वो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकें। थर्ड हमसे पूछा था कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप क्या क्या चेक करेंगे M के अपॉइंटमेंट में, ओके। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम क्या चेक करेंगे, पहला जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है उसके पास डिन होना चाहिए और वो फर्निश करेगा अपना डिन एंड डिक्लेरेशन देगा कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ओके। सी ही मस्ट गिव हिज रिटर्न कंसेंट, किस में देगा, DIR 2 में, ऑन और बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, राइट। एंड सच कंसेंट जो है वो फाइल करेगा, कंपनी फाइल करेगी ROC को विद इन 30 डेज। कौन से फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है बट होना चाहिए था, DIR 12, राइट। डी हिज अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही उसको अपॉइंट करने चाहिए। खाली एक डायरेक्टर पर्टिकुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता, कोई भी एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अ कलेक्टिव बॉडी नॉट अ इंडिविजुअल पर्सन। ई his name entered in the statutory records as required under Companies Act 2013। तो ये था क्वेश्चन 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दे रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। उन्होंने क्या किया, कैजुअल वैकेंसी जो थी, जो डेथ हुई थी मिस्टर P की, उसकी जगह मिस्टर C को अपॉइंट किया टू फिल द कैजुअल वैकेंसी ऑन 3 अप्रैल 2019, ओके, जो सब्सिक्वेंटली अप्रूव कर दिया मेंबर्स ने इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग, ओके। बिकॉज जैसे ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसका सब्सिक्वेंट अप्रूवल लेना पड़ता है हमें मेंबर्स से इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग, राइट। तो वो भी हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मिस्टर C जो है उसकी भी डेथ हो जाती है 15 मई 2019 को, यानी आफ्टर वर्किंग 40 डेज एज ए डायरेक्टर।
नाउ बोर्ड जो है वो चाहता है फिल अप करना कैजुअल वैकेंसी को बाय अपॉइंटिंग मिसेस सी इन द फोर्थ कमिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो हमें एडवाइस करना है बोर्ड को इन दिस रिगार्ड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जब भी कोई डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है किसके, मतलब किसने अपॉइंट किया है, जिसको शेयर होल्डर्स ने या मेंबर्स ने, ओके, इन जनरल मीटिंग, वो अगर उसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे उसको अपने टर्म ख़त्म होने से पहले ऑफिस छोड़ना पड़ता है, तो उसकी जगह अगर कोई हम डायरेक्टर अपॉइंट करता है, यानी बोर्ड जो अपॉइंट करता है डायरेक्टर, उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी को फिल करना, राइट। बट इन दिस केस डेफिनेटली जो फर्स्ट केस था, मिस्टर पी जो था वो अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा, राइट। बट उसकी डेथ हो गई, उसके बाद मिस्टर सी को अपॉइंट किया गया उसकी जगह, राइट। तो ये तो कैजुअल वैकेंसी है। बट मिस्टर सी की अगर डेथ हो रही है बट मिस्टर सी को शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया इन जनरल मीटिंग, इसको बोर्ड ने ही अपॉइंट किया है, तो इसकी जगह हम मिस सी को अपॉइंट नहीं कर सकते टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, ओके। तो ये पॉइंट है। तो अब देखते हैं आंसर हम कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें रेफरेंस देना पड़ेगा कैजुअल वैकेंसी के सेक्शन का, कौन सा है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, ओके, जिसमें दे रखा है अगर ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ओके, यानी कोई भी डायरेक्टर जो अपॉइंट हुआ है बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और उसका अगर वेकेट हो रहा है ऑफिस बिफोर हिज टर्म ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स, उसका जो रिजल्ट है उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी। may in default and subject to any regulation in the articles of the company be filled by the board of directors at a meeting of the board which shall be subsequently approved by members in the immediate next general meeting, right। तो ये तो हमने पहले प्रोविज़न लिख दिया कैजुअल वैकेंसी का। नेक्स्ट, फर्दर एनी प्रोविज़न सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस, यानी जो भी पर्सन अपॉइंट हुआ है वो ऑफिस होल्ड करेगा कब तक, अप टू द डेट, जब तक वो जो पहले वाला डायरेक्टर था उसका जब तक टर्म था तब तक उसको ऑफिस होल्ड करके रखना है, उसके बाद उसको वो ऑफिस वेकेट कर देना, राइट। इन द व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन इन द गिवन केस अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सी इन प्लेस ऑफ द डिसीज डायरेक्टर मिस्टर पी वाज इन ऑर्डर, यानी वो तो चीज़ ठीक थी बिकॉज मिस्टर पी जो है वो अपॉइंट हुआ था बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह पे अगर कोई भी डायरेक्टर हम अपॉइंट करते हैं, यानी बोर्ड जो अपॉइंट करता है उसकी जगह डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए, डेट इज़ ओके। बट इन द नॉर्मल कोर्स मिस्टर सी कुड हैव हेल्ड हिज ऑफिस एज डायरेक्टर अप टू द डेट ऑफ, मतलब जब तक मिस्टर पी का जो ऑफिस का टर्म था तब तक उसको रहना है, उसके बाद उसको ऑफिस वेकेट कर देना है, राइट, मिस्टर सी को। बट क्या हो जाता है, मिस्टर सी जो है 40 दिन काम करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। सो मिस्टर सी हु वॉज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, अब मिस्टर सी जो है वो अपॉइंट हुआ है बोर्ड बाय द बोर्ड, ओके, यानी वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुआ है बाय द कंपनी, राइट। तो इसका अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी नहीं कह सकते। एंड अप्रूव बाय मेंबर्स टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम पीस डिसमिस वैकेंसी अराइजिंग on the board due to the vacation of office by the director appointed to fill the casual vacancy in first place does not create another casual vacancy as per section 161 subsection 4 because इसमें clearly mention किया गया that vacancy is created by the vacation of office by any director appointed by the company in general meeting, ओके, यानी जो भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया इन जनरल मीटिंग वो अगर अपने टर्म ख़त्म होने से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है तो उसको कहा जाता है कैजुअल वैकेंसी, न कि जो बोर्ड ने डायरेक्टर अपॉइंट किया है टू फिल द कैजुअल वैकेंसी उसका अगर डेथ हो रहा है तो उसको हम कैजुअल वैकेंसी नहीं कह सकते। बट द बोर्ड कैन नॉट फिल द वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ मिस्टर सी हु वॉज अपॉइंटेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी, ओके, यानी वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करना चाह रहे थे तो वो गलत है। हाँ, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाउएवर में अपॉइंट मिसेस सी एज एन एडिशनल डायरेक्टर, हम एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे उसको अपॉइंट कर सकते हैं। बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर कब होता है, जब भी बोर्ड को कोई भी तरह का मतलब दिक्कत आती है, कुछ स्पेशलिटी की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी भी डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है इन मतलब टर्म के बीच में अगर, तो उसको कहा जाता है एडिशनल डायरेक्टर। तो उसके तौर पे हम अपॉइंट कर सकते हैं मिसेस सी को, ओके, वो भी कब, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज़ किया गया बोर्ड को टू डू सो, इन विच केस मिसेस सी विल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट AGM, या फिर
जब भी AGM की जो लास्ट डेट होगी, जब AGM को रखना, मतलब लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग AGM होगा, विच एवर इज़ अर्लियर। ओके, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सिंपल सी एक बात दे रखी है कि कैजुअल वैकेंसी सिर्फ तब अराइज होती है जब वो डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया गया बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, उसका अगर डेथ होती है या फिर कोई भी होता है, तो उसको उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अगर बोर्ड अपॉइंट करता है किसी डायरेक्टर को, उसको कहा जाता है टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। ओके, अब जब बोर्ड ने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह कोई और डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता, ये कह के कि टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, बिकॉज कैजुअल वैकेंसी की डेफिनेशन में ही, मतलब सेक्शन में ही ये दे रखा है कि ऐसा डायरेक्टर जो अपॉइंट किया गया है बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, उसका अगर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म कुछ भी ऐसा हो जाता है कि वो ऑफिस होल्ड नहीं कर पाता है, देन उस केस में होता है कैजुअल वैकेंसी क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दे रखा है मिस्टर जॉन इज़ अ डायरेक्टर ऑफ MNC लिमिटेड विच हैज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, यानी पब्लिक से जो डिपॉजिट्स है वो एक्सेप्ट किए हैं MNC लिमिटेड ने, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ MNC लिमिटेड टूक अ साउथवर्ड टर्न एंड बिकेम बैड टू वर्स एंड अल्टीमेटली इट फेल टू रीपे द डिपॉजिट्स विच फेल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 10th April 2018 and such repayment has not been made till 5th May 2019। तो अनदर कंपनी है JKL लिमिटेड, वो अपॉइंट करना चाह रही है मिस्टर जॉन को एज इट्स डायरेक्टर एंड इट्स AGM टू बी हेल्ड 6th May 2019। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट दैट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर जॉन अपॉइंट हो सकता है JKL लिमिटेड में या नहीं। ओके, तो सिंपल सा इसमें सेक्शन लग जाएगा, कौन सा वाला, सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशंस वाला। उसमें दे रखा था कि कोई भी कंपनी अगर क्या करती है, डिफ़ॉल्ट करती है अपने मतलब रीपेमेंट में ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर कुछ भी ऐसा करती है, देन उस केस में क्या होगा, वो जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू अपॉइंट इन एनी कंपनी फॉर द 5 years। ओके, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच कंपनी इन विच ही इज़ द डायरेक्टर फेल टू रीपे इट्स डिपॉजिट्स। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं आंसर इसका। तो आंसर में हमें रेफरेंस देना है सेक्शन 164 जो कि डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर का है। स्टेट्स दैट वेयर अ पर्सन इज़ और हैज़ बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज़ फेल्ड टू रीपे इट्स डिपॉजिट्स ऑन ड्यू डेट एंड सच फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 year और मोर। तो यहाँ 1 साल से ज़्यादा हो गया, राइट, बिकॉज स्टार्ट कब हुआ था फेलियर, 10th April 2018 एंड रीपेमेंट कब तक नहीं हुई है, 5th May 2019। तो सिंपल 1 साल या उससे ज़्यादा हो गया। देन सच पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर company for a period of 5 years from the date of which such company in which he is a director failed to repay its deposits। In the instance case MNC Limited जो है वो failed to repay its deposits on due dates, यानी due dates पे उन्होंने repay किया नहीं, एंड डिफ़ॉल्ट जो है वो कंटिन्यू भी है 1 साल से ज़्यादा, राइट। तो मिस्टर जॉन जो है वो एलिजिबल नहीं है टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर ऑफ JKL लिमिटेड। JKL लिमिटेड की जगह कोई और भी कंपनी होती, कहीं भी वो अपॉइंट नहीं हो सकते फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम सच डिफ़ॉल्ट। सिंपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें दे रखा है XYZ लिमिटेड जो है वो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 20 crores एज ऑन 31st March 2019 एंड टर्नओवर जो है 150 crores है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 13 है, राइट। सो रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आंसर करना है हमें कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट करने हैं XYZ लिमिटेड को, एंड हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड इन केस XYZ लिमिटेड जो है वो लिस्टेड कंपनी होती। ओके, बिकॉज प्रेजेंट केस में क्या है, अनलिस्टेड कंपनी, पर ये पूछ रहा है कि अगर लिस्टेड कंपनी होती तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें चाहिए होते हैं। तो हमें पता है कि लिस्टेड कंपनी में कितने चाहिए होते हैं, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। एंड इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी देयर आर सम कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस में फॉल करती है कंपनी देन वी हैव टू अपॉइंट मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू रूल 4 जिसका हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा बिकॉज उसमें ही दे रखा है कि फॉलोइंग क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 crores या फिर उससे ज़्यादा,
पब्लिक कंपनी इज़ हैविंग टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, तो पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर इसका 150 करोड़ था, तो लिमिट एक्सीड हो गई, राइट। तो एक भी लिमिट एक्सीड हो जाती है, देन वी हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, या फिर पब्लिक कंपनीज विच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़। तो इनमें से, इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर कंप्लाई हो जाती है, कंपनी फुलफिल कर देती है, देन वी हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इन द प्रेजेंट केस XYZ लिमिटेड जो है एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड टर्नओवर जो है वो 150 करोड़ है ड्यूरिंग द ईयर। सो अकॉर्डिंगली एज पर द रूल 4 इसके पास कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट हमसे पूछा था इन्होंने कि अगर लिस्टेड कंपनी होती तो क्या होता है, तो एवरी लिस्टेड कंपनी के पास होने चाहिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे? 13। तो 13 का हमें क्या करना है? सिंपल सा 1/3 करना है, तो हमारा आ जाएगा 4.33, बट हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 5 बिकॉज यहाँ पे एट लीस्ट लिखा हुआ है, राइट। अगर एट लीस्ट लिखा हुआ है देन वी हैव टू राउंड ऑफ एज 5 बिकॉज 4.1 भी होता तो भी हमें 5 करना पड़ता बिकॉज एट लीस्ट लिखा हुआ है, मिनिमम इतने तो चाहिए ही। तो पॉइंट में तो कर नहीं सकते हम, तो इसीलिए हमें पूरा ही एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर चाहिए होगा, राइट। सो explanation to this section specified that any fraction contained in 1/3 shall be rounded off as 1, right। वो भी क्यों? बिकॉज एट लीस्ट लिखा हुआ है। XYZ लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी एंड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो 13 है एंड हैंस इन दिस केस XYZ लिमिटेड के पास एटलीस्ट 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी है रूल का, जो क्लैरिफाई करता है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर टर्नओवर है या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स है, एज द केस में भी वो कब के हैं? एज एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, ओके। यानी जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो इसका लेना है, ये आपको क्वेश्चन में भी दे रखा होगा कभी कभी। सो इन द प्रेजेंट case it is mentioned that paid up share capital of XYZ limited is 20 crore as on 31st March 2019 and turnover जो है वो भी 31st March 2019 का है, और ये एज्यूम किया गया है that 31st March 2019 जो है वही है लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दे रखा है कि वो डेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या नहीं, देन वी हैव टू एज्यूम दैट। नेक्स्ट इज़ ब्राइट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में 30 सितंबर 2016 को अपॉइंट करती है कंपनी मिस्टर अनमोल को एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ओके। 3 साल के लिए वो अपॉइंट करती है मिस्टर अनमोल को एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऑन 2 अक्टूबर 2017 मिस्टर अनमोल सफर्ड अ सीवियर हार्ट फेलियर एंड एक्सपायर हो जाते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं मिस्टर प्रतीक को टू फिल द कैजुअल वैकेंसी जो क्रिएट हुई है, एंड अपॉइंट करते हैं मिस्टर प्रतीक को कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो डेफिनेटली अभी पता चल गया हमें कि ये गलत है, बिकॉज कैजुअल वैकेंसी का जो सेक्शन है 161 सब सेक्शन 4 उसमें दे रखा है कि जो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए जो बोर्ड अपॉइंट करेगा नया डायरेक्टर, वो उसका टर्म कब तक रहेगा? जब तक पुराने वाले डायरेक्टर का था, राइट। तो वो उस जब तक अनमोल का टर्म जब तक ख़त्म होगा उतना ही रहना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रतीक का टर्म, राइट। बट उसको 3 साल के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता बोर्ड। तो पहला कॉन्ट्रावेंशन तो यहीं दिख गया हमें। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली एजीएम हेल्ड हुई 29 सितंबर 2018 को। मिस्टर प्रतीक का जो अपॉइंटमेंट है नहीं प्रपोज हुआ वहाँ पे, नहीं अप्रूव हुआ, ओके। तो दिस इज़ द अनदर कॉन्ट्रावेंशन बिकॉज कैजुअल वैकेंसी का जो सेक्शन है उसमें दे रखा है कि सब्सिक्वेंट अप्रूवल हमें लेना पड़ता है मेंबर्स का इन इमीडिएटली नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो सीएफओ भी वही कह रहा है कि सीएफओ के ओपिनियन में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया वो कॉन्ट्रावेंशन था। तो फिर अब हमें डिसाइड करना है कि ये कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं। तो डिसाइड तो हमने पहले ही कर लिया, तो फिर भी एक बार देखते हैं कि क्या लिखना है हमें। सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी के सेक्शन का रेफरेंस देना है हमें कि इफ़ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग इज़ वेकेटेड बिफोर हिज टर्म
ऑफ ऑफिस एक्सपायर्स इन नॉर्मल कोर्स, यानी जो ऑफिस का टर्म है उससे पहले ही ऑफिस वेकेट करना पड़ जाता है किसी डायरेक्टर को, तो उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी, जो फिल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, और जो सब्सिक्वेंटली अप्रूवल लेना पड़ता है हमें मेंबर्स का इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और उसका टर्म कब तक रहेगा, जब तक जो पुराना डायरेक्टर था उसका जहाँ तक टर्म था वहाँ तक ही नए डायरेक्टर का टर्म रहेगा, उसके बाद उसको वेकेट करना पड़ेगा। बट इन द गिवन क्वेश्चन जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई मिस्टर अनमोल की डेथ से, उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, 30 सितंबर 2016 को, 3 साल के लिए। उसकी जो वैकेंसी है वो फिल्ड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बाय अपॉइंटिंग मिस्टर प्रतीक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो डेट इज़ द कॉन्ट्रावेंशन बिकॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर प्रतीक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अबव स्टेटेड प्रोविजंस एज ही कैन होल्ड ऑफिस अप टू द डेट up to which Mr. Anmol would have held office if it had not been vacated। यानी जब तक पुराने वाले डायरेक्टर का टर्म था उतना ही टर्म रहेगा नए वाले डायरेक्टर का। ओके, यानी जैसे जहाँ पे अनमोल का टर्म एंड हो रहा था वहीं पे नए डायरेक्टर का भी टर्म एंड होना चाहिए। फर्दर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जो अपॉइंटमेंट है प्रतीक का उसका अप्रूवल लेना पड़ता है नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, बट इन्होंने लिया ही नहीं प्रपोज किया, नहीं अप्रूव हुआ एजीएम में। Hence the appointment of Mr. Pratik is in contravention of the provisions of the Companies Act 2013, therefore the opinion of CFO is correct। okay, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8 जिसमें दे रखा है मिस्टर ध्रुव इज़ अ डायरेक्टर ऑफ LT लिमिटेड एंड XT लिमिटेड रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों ही कंपनी में मिस्टर ध्रुव जो है वो डायरेक्टर है। और LT लिमिटेड जो है उसने फाइल नहीं किए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 2017 एंड 2018, यानी 3 साल तक कंटिन्यूसली उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया रेस्पेक्टिवली विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज मैंडेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एंड LT लिमिटेड ने ऑल्सो रीपे नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट पे नहीं किया ऑन लोन्स टेकन फ्रॉम PFIs फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 एंड ऑल्सो फेल टू रीपे मैच्योर डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम पब्लिक ऑन ड्यू डेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ऑनवर्ड्स। अब हमें लीगलिटी को बताना है फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो 2 पॉइंट है, दोनों का हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट इज़ वेदर ध्रुव इज़ डिस्क्वालिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इफ़ सो वेदर ही कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन LT लिमिटेड, फर्दर he can also seek reappointment when he retires by rotation at the AGM of XT लिमिटेड scheduled to be held in September 2019। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बड़ा सा सबसे पहले हमें प्रोविज़न लिखना पड़ेगा डिस्क्वालिफिकेशन का, वो क्या है, सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। ओके, सब सेक्शन 2 जो है उसमें एक पॉइंट दे रखा था कि कोई भी पर्सन जो कि अभी प्रेजेंट में या फिर पास्ट में कभी डायरेक्टर है एक कंपनी का, जिसने फाइल नहीं किए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 years, या फिर फेल टू रीपे डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट, या फिर पे इंटरेस्ट और रिडीम डिबेंचर्स ऑन द ड्यू डेट और पे इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, या फिर एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड, सच फेलियर पे और रिडीम कंटिन्यूस फॉर 1 year और मोर, यानी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर रीअपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, या फिर अपॉइंटेड इन अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेट कंपनी फेल्स टू डू सो। राइट, यानी कितने साल के लिए 5 साल के लिए वो अपॉइंट नहीं हो सकता किसी भी कंपनी में, न ही वो रीअपॉइंट हो सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी में। राइट, provided that where a person is appointed as a director which is in default of clause A या फिर B, वो incur नहीं करेगा disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। ओके, यानी जो नया डायरेक्टर आया है जिसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, राइट, उसके अंदर ही उसको ऐसा डिफ़ॉल्ट पे तो नहीं डाल सकते ना, बिकॉज वो तो अभी आया है। राइट, यानी डायरेक्टर तो वो अभी बना है, उसको 6 महीने हुए, नया डायरेक्टर है, तो उसके लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। राइट, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इन केस ही इंकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 164, provided that where he incurs disqualification under subsection 2 of
164 द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकेम वेकेंट इन ऑल द कंपनीज अदर देन जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, राइट। बिकॉज वो सारी कंपनीज जो है जिसमें वो डायरेक्टर है उसमें सारी कंपनीज में वो वेकेट हो जाएगा उसका ऑफिस, बट जिस कंपनी में डिफ़ॉल्ट हुआ है उसको वो वेकेट नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, बिकॉज उसको जो है वो बाकी जो भी उसने डिफ़ॉल्ट्स किए हैं उस सब का उनको सही करना पड़ेगा, उसके बाद उसको वेकेट करेंगे ऑफिस से, राइट। बिकॉज इसीलिए ऐसा प्रोविज़न लाया गया है कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है बिकॉज उसको वेकेट कर दिया उसका पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो नया जो डायरेक्टर आएगा वो दिक्कत आएगी ना उसको, बिकॉज इसको पता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या क्या चीज़ें थी कंपनी के में, क्या डिफ़ॉल्ट किए हैं उसने, राइट। तो इसीलिए उसको उस पर्टिकुलर कंपनी से वेकेट नहीं करेंगे बट बाकी सारी कंपनी से वेकेट कर देंगे, ओके। तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो यस मिस्टर ध्रुव इज़ डिस्क्वालीफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बिकॉज उसने फाइल नहीं किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी LT लिमिटेड जो है उसने फाइल नहीं किए हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिन्यूसली 3 साल तक। ऑल्सो डिफ़ॉल्ट किया है रीपेमेंट में ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम पब्लिक सिंस 1 अप्रैल 2017 एंड जो डिफ़ॉल्ट है वो कंटिन्यू हुआ है फॉर मोर देन 1 ईयर। बट मिस्टर ध्रुव कैन कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर इन LT लिमिटेड बिकॉज प्रोविज़न में क्या दे रखा है, जब भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन आएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड देन वो सारी कंपनीज़ में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस, बट अदर देन द कंपनी जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, ओके। वेयर एज ही हैज़ टू वेकेट द ऑफिस द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इन XT लिमिटेड, राइट। वो 2 कंपनीज़ में डायरेक्टर था LT XT, LT में डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो XT में तो वेकेट कर देगा अपना ऑफिस बट LT में नहीं करेगा बिकॉज उस कंपनी में डिफ़ॉल्ट किया है उसने, राइट। सेकंड एक और क्वेश्चन क्या पूछा था, मिस्टर ध्रुव जो है वो प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर of MN Limited in June 19, is he eligible to be appointed as additional director in MN Limited? तो ये हमें बताना पड़ेगा कि वो एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हो सकता है या नहीं। तो ये मिस्टर ध्रुव जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज एडिशनल डायरेक्टर बिकॉज as per section 164 subsection 2 he is not eligible to be appointed in other company for a period of 5 years from the date of such default। 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता वेदर एडिशनल और नॉर्मल, राइट। तो ये था क्वेश्चन 8। इसमें सिंपल सा आपको ये प्रोविजंस बड़ा सा याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं बट प्रोविज़न तो आपको यही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9 जिसमें दे रखा है यू आर द CFO एंड इन चार्ज ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर ब्रॉड बेस्ड एंड कंप्राइज ऑफ कॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स, जिसमें से एक है मिस्टर एक्स जो कि डायरेक्टर है और वो काफ़ी फॉरेन टूर्स पे जाता रहता है, तो वो आपको अप्रोच करता है फॉर द रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, ओके। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर कब होता है, जब कोई भी पर्सन जो है वो फॉरेन टूर के लिए जाता है फॉर एक्सीडिंग 3 मंथ्स, राइट। तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए आपको अप्रोच करता है प्रोविजंस के लिए। तो आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। फर्स्ट इज़ टू हाउ मैनी डायरेक्टर्स कैन अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर, यानी कितने डायरेक्टर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं हम अल्टरनेट डायरेक्टर, एंड हाउ मैनी वोट्स डज ही हैव इन वन बोर्ड मीटिंग, ओके। यानी एक बोर्ड मीटिंग में कितना इसका वोट रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले हमें रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 जो कि है अल्टरनेट डायरेक्टर का, जिसमें दे रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी अगर वो ऑथराइज हैं बाय आर्टिकल्स अपॉइंट कर सकते हैं वो अल्टरनेट डायरेक्टर को, जो कि एक पर्सन होगा नॉट बीइंग अ पर्सन होल्डिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, ये लॉज को इग्नोर करना, अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द कंपनी और होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन सेम कंपनी, यानी वो जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो किसी और का अल्टरनेट डायरेक्टर पहले से ही नहीं होना चाहिए एंड न ही वो डायरेक्टर होना चाहिए इन द सेम कंपनी, राइट। टू एक्ट एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड नॉट लेस दैन 3 मंथ्स, अगर वो 3 महीने के से ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है देन वी कैन अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, अदरवाइज वी कैन नॉट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 कोई भी पर्सन होल्ड करके नहीं रख सकता ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप
इफ़ इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। ओके, यानी 20 कंपनीज का वो डायरेक्टर बन सकता है एक साथ, इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर। बट मैक्सिमम पब्लिक कंपनीज का ओनली 10। ओके, 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज का वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। हैंस इन द इंस्टेंट केस अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर ओनली वन डायरेक्टर इन द सेम कंपनी। यानी एक कंपनी का एक डायरेक्टर के बदले एक ही अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। बट मैक्सिमम 20 डिफरेंट कंपनीज, 20 डिफरेंट कंपनीज में वो अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है डेफिनेटली, बट एक कंपनी में वो एक ही अल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा। और उसको एन अल्टरनेट डायरेक्टर विल हैव ओनली वन वोट एज ही कैन होल्ड अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर वन डायरेक्टर ओनली इन द सेम कंपनी। अब जाहिर सी बात है, एक ही कंपनी में एक ही डायरेक्टर का वो अल्टरनेट डायरेक्टर बन रहा है, तो उसको वोट भी एक ही मिलेगा एक कंपनी में, राइट। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, बी में क्या था, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी वेयर एन अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुज टर्म इज़ इनडेफिनिट। ओके, यानी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका टर्म जो है वो अनडेफिनिट है। और तो ये पूछना चाह रहा है कि अल्टरनेट डायरेक्टर का टर्म कब तक होगा, बिकॉज जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो रिटर्न नहीं होगा इंडिया में 3-4 साल तक। तो इस केस में हमारा आंसर बनेगा सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 का ही रेफरेंस देंगे। एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन परमिसिबल टू द डायरेक्टर इन होज प्लेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। यानी जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसका जो टर्म है उससे ज़्यादा का टर्म अल्टरनेट डायरेक्टर को नहीं मिलेगा। एंड shall vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed returns to India। जैसे ही वो रिटर्न हो जाएगा ऑफिस, मतलब इंडिया में, तब उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा अल्टरनेट डायरेक्टर को, राइट। बाकी उसका टर्म कब तक रहेगा, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर का टर्म है। थर्ड प्रोविजो सेज दैट इफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया, any provisions for the automatic reappointment of retiring director in default for another reappointment shall apply to the original। यानी जो deemed reappointment वाला है, automatic reappointment वाला जो चक्कर है, वो किस पे अप्लाई होगा, ओरिजिनल डायरेक्टर पे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अल्टरनेट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करें वापस। ओके, जो रीअपॉइंटमेंट है वो किसका होगा, ओरिजिनल डायरेक्टर का। यानी shall apply to the original and not to the alternate director। Hence, the instant case, the alternate director shall hold office till the time of original director returns to India, even if the period is as long as 3 to 4 years। Okay, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 साल तक भले वो वहीं बैठा रहे। नेक्स्ट इज सी पॉइंट, जिसमें दे रखा है, कैन एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं क्या अल्टरनेट डायरेक्टर को। तो सी पॉइंट में भी हमें रेफरेंस देना है अल्टरनेट डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो आर्टिकल्स से पावर है उनके पास, या फिर रेजोल्यूशन पास किया है जनरल मीटिंग में। ऐसे डायरेक्टर को जो कि अल्टरनेट डायरेक्टरशिप नहीं ले रहा है उस सेम कंपनी में, न ही वो ओरिजिनल डायरेक्टर है सेम कंपनी में, राइट। फ्रॉम द अबव प्रोविज़न ये क्लियर है कि अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है फॉर एनी डायरेक्टर। तो अल्टरनेट डायरेक्टर एनी डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो सकता है। देन अल्टरनेट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन तीनों के लिए भी अपॉइंट हो सकता है, बट नॉट बाय देम। ऐसा नहीं हो सकता कि होल टाइम डायरेक्टर खुद अपॉइंट कर रहा है अल्टरनेट डायरेक्टर को। अपॉइंट कौन करेगा, पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ अ कलेक्टिव बॉडी, नॉट इंडिविजुअल, राइट। तो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा का पूरा वो अपॉइंट करेगा अल्टरनेट डायरेक्टर को, नहीं एक इंडिविजुअल पर्सन। सिंपल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10, जिसमें दे रखा है, मिस्टर आर होल्ड्स डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज एंड 11 प्राइवेट कंपनीज एज ऑन 31 मई 2019, राइट। यानी 10 पब्लिक कंपनी एंड 11 प्राइवेट कंपनी में मिस्टर आर जो है वो होल्ड करके रखा है डायरेक्टरशिप। वन ऑफ द अबव प्राइवेट कंपनी जो है वो डोरमेंट कंपनी है। सिंपल। और लिमिट्स आपको याद आ जानी चाहिए इसमें, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स की मैक्सिमम 20 इन एग्रीगेट, एंड फॉर पब्लिक कंपनी इट इज़ 10, राइट। यानी मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज में एक डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है एक डायरेक्टर, एंड मैक्सिमम 20 टोटल कंपनीज यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट, उसमें मैक्सिमम 20, बट वी हैव टू एक्सक्लूड डोरमेंट कंपनी। ओके, तो डोरमेंट कंपनी एक है, तो ऊपर 10 प्लस 11 में से माइनस हो जाएगा 1, तो 10 प्लस 10 20, यानी एग्रीगेट 20 है। 20
तक होल्ड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पब्लिक कंपनी की लिमिट है 10, तो वो भी लिमिट के अंदर ही है, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। अपार्ट फ्रॉम द डोरमेंट कंपनी ऑन 30th June, a private company in which R is holding directorship has become a subsidiary of a public company। अब यहाँ पे गड़बड़ आ गई, बिकॉज जो 11 प्राइवेट कंपनी में R डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठा है, उसमें से एक कंपनी जो है वो क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई पब्लिक कंपनी की। तो हमें प्रोविज़न में दे रखा है कि हमें उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को भी एज अ पब्लिक कंपनी मानना होगा। तो उस केस में जो है हमारी पब्लिक कंपनी 10 तो थी ही पहले, प्लस एक और आ जाएगी, तो उसमें जो है हमारा एक्सीड हो जाएगा लिमिट, यानी 10 का 11 हो जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, राइट। तो इसमें कॉन्ट्रावेंशन आ सकता है। इन लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एग्जामिन करो एंड डिसाइड करो द वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर विद रेफरेंस टू अ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एज ऑन 31 मई को भी हमें बताना है कि वैलिड है या नहीं, एंड 30 जून को भी बताना है वैलिड है या नहीं। And whether the company has power to specify lesser number of companies in which a director of a company may act as a director। डेफिनेटली है, बट अब प्रोविज़न के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जिसमें दे रखा है हमें रेफरेंस किसका, सेक्शन 165 का, जो कि है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। सो नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। अल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी इंक्लूड करेंगे इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम, यानी 20 से ज़्यादा कंपनी में एक पर्सन डायरेक्टरशिप होल्ड करके नहीं रख सकता। इन एग्रीगेट वेदर पब्लिक इन और प्राइवेट, राइट, इन एग्रीगेट 20 लिमिट है। वेयर एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज जो है वो कितनी है, 10, यानी 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड करके नहीं रख सकता एक पर्सन। फॉर अकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनीज, पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। Directorship in private company that are either holding or subsidiary of a public company shall be included। यानी जो पब्लिक कंपनी है उसकी लिमिट जब भी हम चेक करेंगे तो उसमें वो प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक सब्सिडरी है या फिर होल्डिंग है एक पब्लिक कंपनी की, उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में भी जो है पब्लिक कंपनी 10 में होल्ड करके रखा है आर, एंड जो एक प्राइवेट कंपनी है वो क्या हो रही है, सब्सिडरी बन रही है एक पब्लिक कंपनी की, देन वी हैव टू इंक्लूड इन दैट लिमिट। तो उस केस में जो है कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, यानी वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर इन दैट प्राइवेट कंपनी। ओके, तो फॉर रेकॉर्डिंग द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज द डायरेक्टरशिप इन अ डोरमेंट कंपनी को तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। एंड इन द इंस्टेंट केस होल्डिंग ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर एज ऑन 31 मई 2019 इज़ वैलिड, क्योंकि तब तक कुछ ऐसा सब्सिडरी वगैरह का चक्कर नहीं था, बिकॉज वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी कब बनी है, 30 जून को, राइट, यानी मई तक तो सब कुछ ठीक है, यानी वैलिड। एज ही होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 10 पब्लिक कंपनीज एंड 11 प्राइवेट, जिसमें से एक डोरमेंट है, तो वो एग्रीगेट 20 के अंदर ही है। ओके, यानी 20 है, 20 से एक्सीड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप ऑफ मिस्टर आर 30 जून में क्या हुआ, वैलिड नहीं है। क्यों, बिकॉज प्राइवेट कंपनी जो थी वो सब्सिडरी बन गई पब्लिक कंपनी की, तो अब पब्लिक कंपनी की लिमिट जो है वो 11 हो गई, तो हमें कितनी चाहिए, 10, बिकॉज कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखा है 10 से एक्सीड नहीं हो सकती, बट यहाँ पे एक्सीड हो गई, देन वी हैव टू, मतलब अपॉइंटमेंट हमें, मतलब कुछ ना कुछ एक कोई भी एक कंपनी को छोड़ना पड़ेगा, राइट, यानी अभी तक वो इनवैलिड चल रहा है। Accordingly, it means that a private company shall deem to be included। जो प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी की लिमिट में। तो वो जो लिमिट है वो 11 हो गई। ओके, तो उस केस में 10 से ज़्यादा हो गया, राइट, यानी डायरेक्टरशिप कितनी होगी, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इन पब्लिक कंपनी 11, तो 10 से ज़्यादा होगी तो वो इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 सबसेक्शन 2, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लेसर नंबर ऑफ कंपनीज, बिकॉज कई कंपनीज क्या होती है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप होती है, वो अपने डायरेक्टर्स को कहीं और काम नहीं करने देती। ओके, तो वो लिमिट लगा सकती है कि लेसर नंबर ऑफ कंपनीज़ पे, यानी वो 5 ही कंपनीज़ में डायरेक्टर बने या फिर एक ही कंपनी में बने, ये भी हो सकता है, राइट, बट मैक्सिमम जो कंपनीज़ एक्ट 2013 में दे रखा है उसको चेंज नहीं कर सकते।
तो ये थे क्वेश्चंस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स।